आज हम इस वीडियो में राइमंड टीमान रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें जो एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है वो आकर एरोमेटिक पार्ट से अटैच हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराए तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर आप देख पा रहे हैं CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया है। इसके ऑर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है और प्रोडक्ट सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराए क्लोरोफॉर्म कार्बन ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एवं बेसिक मीडियम NaOH अप्लाई किए और उसका एसिडिफिकेशन कराए तो हमें प्रोडक्ट में सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑर्थो पोजीशन पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप आकर अटैच हो गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा और हमारे प्रोडक्ट सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे जो एल्डिहाइड है CHO इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर अटैच हुआ। इसका कारण यह है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा तो इसके ऑक्सीजन एवं इसके हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन वहीं अगर एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच होने वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए हम इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने स्टेबिलिटी को गेन करता है। यही कारण है कि राइमंड टीमान रिएक्शन में हमें सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट ही मिलता है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो आइए इस रिएक्शन को देख लिए हम। फिनॉल का रिएक्शन कराए क्लोरोफॉर्म के साथ अर्थात कार्बन ट्राइक्लोराइड के साथ बेसिक मीडियम अप्लाई किए एवं उसका एसिडिफिकेशन करा दिए तो हमें सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन एग्जाम में जरा सा इसको चेंज करके भी आ सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे फिनॉल तो लिए कार्बन ट्राइक्लोराइड अर्थात क्लोरोफॉर्म को इसने कार्बन टेट्राक्लोराइड से अगर हम रिप्लेस कर देंगे और बेसिक मीडियम वहां पे भी रहेगा और उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में एल्डिहाइड प्रोडक्ट ना मिलकर यहाँ पे एसिडिक प्रोडक्ट मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे जब हम फिनॉल का रिएक्शन कार्बन ट्राइक्लोराइड के साथ कराएं और बेसिक मीडियम अप्लाई किए हम उसका एसिडिफिकेशन कराए तो यहाँ पे एल्डिहाइड आकर अटैच हो गया इसका ऑर्थो पोजीशन पर। लेकिन वहीं यहाँ पर देखिए फिनॉल का रिएक्शन हम जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराए CCl4 एवं NaOH बेसिक मीडियम भी अप्लाई है और उसका एसिडिफिकेशन भी कराए तो यहाँ पे फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप ना आकर एसिड ग्रुप आकर अटैच हो गया COOH एसिड ग्रुप आकर अटैच हो गया और प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो एग्जाम में थोड़ा जरा सा भी चेंज भी कर सकता है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CCl3 कार्बन ट्राइक्लोराइड की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी दे सकता है तो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एसिडिक प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में राइमंड टीमान रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थात हम लोग यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आकर अटैच कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। तो आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को देखते हैं। फिनॉल का रिएक्शन हम जब कराएंगे कार्बन ट्राइक्लोराइड के साथ बेसिक मीडियम NaOH अप्लाई करेंगे और उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। आइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला था राइमंड टीमान रिएक्शन एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ था वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे। थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का लॉस होगा। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप में है। और इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था राइमंड टीमान रिएक्शन में हम जब फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म कार्बन ट्राइक्लोराइड के साथ और बेसिक मीडियम की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे
कार्बन ट्राइक्लोराइड अर्थात क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो हमारा कार्बन ट्राइक्लोराइड अर्थात क्लोरोफॉर्म है, ये रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम NaOH के साथ। आप देख पा रहे होंगे ये NaOH का जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, ये हाइड्रोक्सी पार्ट इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर वाटर का फॉर्मेशन करता है और ये बाहर हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वाटर बाहर निकल चुका है और ये जो हाइड्रोजन निकला था, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकला था, अर्थात कार्बन एवं हाइड्रोजन का जो बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ही रह जाते हैं। ये जैसे ही यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन हुआ था तो ये बाहर निकला। आप देख पा रहे होंगे ये कार्बन अनस्टेबल हो गया, क्योंकि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कार्बन अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखकर स्टेबल नहीं हो सकता। अब देख पा रहे होंगे इस कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है और एक इसके पास लोन पेयर है, अर्थात टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके कारण ये कार्बन अनस्टेबल हो गया। लेकिन जैसे ये सोडियम था, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और हमारा कार्बन स्टेबल हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए और ये क्लोरीन जो कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर Cl- के रूप में निकलता है, जिससे ये कार्बन स्टेबल हो जाता है। अर्थात ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये क्लोरीन लेकर निकल जाता है और जिसके कारण इस कार्बन की स्टेबिलिटी आ जाती है। इस कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं आउटर सेल में और ये क्लोरीन Cl- के रूप में निकला था और यहाँ पे जो सोडियम था, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्लोरीन के साथ अटैच होकर NaCl का फॉर्मेशन किया। क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी है पार्ट है NaOH का, ये NaOH का हाइड्रोक्सी पार्ट का जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, ये OH- के रूप में निकला था, अर्थात इस बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेकर निकला था, जिसके कारण इस सोडियम पे पॉजिटिव साइन डेवलप हो गया था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये सोडियम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इस क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl साल्ट का फॉर्मेशन कर लिया और साथ में जैसे ये क्लोरीन Cl- के रूप में निकला था, हमारे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर डाइक्लोरोकार्बन का है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल पे एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसका कारण ये है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सभी मॉलिक्यूल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कार्बन ने 2 बॉन्ड फॉर्मेशन किए क्लोरीन के साथ, अर्थात इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और इसका एक लोन पेयर 6, 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी है। इस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये डाइक्लोरोकार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्शन शो करता है। आप देख पा रहे हैं इस डाइक्लोरोकार्बन में कार्बन 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है क्लोरीन के साथ, लेकिन फिर भी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइक्लोरोकार्बन एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल का नेचर शो करता है और ये अटैक करेगा अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो आइए इस रिएक्शन के सेकंड यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बन, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे, जिससे उस एरोमेटिक पार्ट की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। तो आइए सेकंड स्टेप को देखते हैं, उसके मैकेनिज्म को। आइए इस रिएक्शन के सेकंड मैकेनिज्म को देखते हैं, जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर रहा है इस फिनॉल के रिंग पे, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे, और हमारा प्रोडक्ट सैलिसाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जैसे ही हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं बेसिक मीडियम में NaOH के साथ, तो NaOH का जो हाइड्रोक्सी पार्ट है यह इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही यहाँ से वाटर बाहर निकला, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकला और अपने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रख लिए, जिससे इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई, अर्थात इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे ही बढ़ी इस पे नेगेटिव साइन डेवलप हो गया। अब ये नेगेटिव साइन अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन इस रिंग में +m इफेक्ट के द्वारा इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिससे इस रिंग में रेजोनेंस चालू होगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को +m इफेक्ट के द्वारा इस बेंजीन रिंग में डोनेट किया, इस रिंग के इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव किया, अर्थात रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। और हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट करता है, स्पेशली ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच हो जाती है। और इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हुई, आप देख पा रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव किया, बेंजीन रिंग में जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव साइन डेवलप है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण हमारा डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अपना एक्शन शो करता है। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगा इसके ऑर्थो पोजीशन पर। जैसे ही ये डाइक्लोरोकार्बिन इसके ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, इस एरोमेटिक पार्ट की एरोमेटिसिटी अगले स्टेप में खत्म हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही अटैक किया इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इस कार्बन में प्रत्येक कार्बन दो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, अर्थात इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन बी सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है और ये कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, जिससे इस एरोमेटिक पार्ट की एरोमेटिसिटी लॉस हो गई और ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन का रिमूवल करेगा। जैसे ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, अपने इस कार्बन एवं हाइड्रोजन के दोनों बॉन्ड इस बेंजीन रिंग में डोनेट करके जाएगा और ये H+ के रूप में निकलेगा और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट किया, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकला था वो एक कार्बिन वाले कार्बन से आकर अटैच हो जाता है, क्योंकि ये जो कार्बिन वाला कार्बन है ये जैसे ही यहाँ पे अटैच हुआ था, ये इसके पास ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन तो बचे ही रह गए थे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हुई। इसके ऑर्थो पोजीशन पर जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के मौजूदगी में ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया था और इसका अपना खुद का इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है और ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। आप देख पा रहे होंगे सेकेंड स्टेप में इस कार्बन से हाइड्रोजन आकर अटैच हो चुका है और जैसे ही इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इस रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ गई और ये कार्बन एवं ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन पे फिर माइनस साइन डेवलप हो गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो वापस ले लिया। और आप नेक्स्ट स्टेप में देख पा रहे होंगे ये जो हमारा डाइक्लोरोकार्बिन है, इस डाइक्लोरोकार्बिन से हाइड्रोजन आकर अटैच हो चुका है। इसके पास अब किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये कार्बन अब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है डाइक्लोरोकार्बिन का। इस डाइक्लोरोकार्बिन के अटैक के बाद जब सेकेंड स्टेप में हम 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे ही हम 2 मोल NaOH के साथ कराते हैं रिएक्शन, ये दोनों 2 मोल NaOH आकर NaOH का जो सोडियम है इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये डाइक्लोरोकार्बिन का दोनों जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन सोडियम के साथ अटैच होकर साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे -2 NaCl लिखा है, अर्थात 2 मोल यहाँ से साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इस रिएक्शन से बाहर निकल रहा है। जैसे ही 2 मोल साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये क्लोरीन यहाँ से निकला Cl- के साथ Cl- के रूप में इस सोडियम के साथ अटैच होकर साल्ट का फॉर्मेशन हो गया और बचा हुआ NaOH का जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, ये हाइड्रोक्सी पार्ट इस कार्बन से अटैच हो जा रहा है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी पार्ट अटैच हो जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे होंगे ये डाइक्लोरोकार्बिन का जो कार्बन था और उससे क्लोरीन का रिमूवल हो गया और उस क्लोरीन के जगह हाइड्रोक्सी पार्ट ने ले लिया। आप देख पा रहे होंगे इस कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आकर अटैच हो चुके हैं और हम जानते हैं कि एक कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होता और ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ से वाटर का रिमूवल करेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से वाटर रिमूव हुआ, -H2O लिखा है। जैसे ही वाटर का रिमूवल होता है हमारा CHO का यहाँ पे फॉर्मेशन, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही वहां से वाटर रिमूवल हुआ CHO और यहाँ पे ये बॉन्ड जो ब्रेक किया तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया कार्बन के साथ और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम इसका सिंपल एसिडिफिकेशन कराते हैं। जैसे ही एसिडिफिकेशन कराएंगे इस ऑक्सीजन से आकर हाइड्रोजन H+ के रूप में अटैच हो जाएगा और हमारा सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम इसका एसिडिफिकेशन कराए इस ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे इससे हाइड्रोजन H+ के रूप में आकर अटैच हो गया और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। आप देख पा रहे हैं कि इसको ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आकर अटैच हुआ है, लेकिन इसके नॉमेनक्लेचर को देखें तो जो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है ये प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा और नॉमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये इसके रिस्पेक्टिव ये ऑर्थो पोजीशन है, तो इसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं
या फिर सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। अगर आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के लोगो को क्लिक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।